हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस पेडागोजी। ठीक है, और ईवीएस पेडागोजी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर जो भी ईवीएस के आए हुए पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनसे ही आपकी क्या होगी, थोड़ी सी थिंकिंग पावर इस्टेब्लिश होगी और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको करने में सक्षम हो पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंचल अपनी क्लास 5th में पर्यावरण अध्ययन की क्लास में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक यानी कि इमेजिनेशन और प्रोबिंग टाइप के वो क्वेश्चंस पूछती हैं। तो वो उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किस चीज़ का सुधार करना, मीन्स वो अपने किस स्किल का डेवलप्ड कर रही है, किसको वो इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, अवलोकन मतलब देखने वाली स्किल को, संवेगात्मक मतलब इमोशन वाले स्किल को, चिंतन मतलब थिंकिंग वाले स्किल को, या फिर स्पीकिंग संबंधी स्किल को। तो आप क्या देखोगे, ना तो वो देख रही है, ना तो वो इमोशन हो रही है, और ना ही वो स्पीक कर रही है। वो क्या कर रही है, इमेजिन कर करके बहुत ही गहन क्वेश्चन पूछ रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है, थिंकिंग कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चिंतन कौशलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 3rd के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, पक्षियों को अगर पढ़ाना है अच्छे से तो जो बेहतर है कि क्लास 3rd के बच्चे होते हैं वो परसेप्शन विजुअलाइजेशन से अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें वहाँ पर बेटर होती हैं कि उन्हें आप चार्ट दिखाओ, उन्हें आप वृत्त दिखाओ, ठीक है, या आप उन्हें पार्क दिखाओ। तो यही चीज़ें नलिनी ने भी की है, पक्षियों पर आधारित वृत्त दिखाया, तस्वीरें वाली चार्ट दिखाई और उसका कुछ संक्षेप में वर्णन किया, और नज़दीक के पार्क में ले जाकर उनकी पक्षियों की ओर ध्यान दिखाया। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हैं। तो कह रहा है कि नलिनी ये जो काम कर रही हैं, ठीक है, जिस टाइप की अप्रोचेज का यूज कर रही हैं सिखाने के लिए, तो किस टाइप के अप्रोचेज का यूज वो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, किस प्रयोजन के लिए, किस प्लानिंग के लिए कर रही हैं ऐसा। ठीक है, अपनी पाठ्य योजना का पालन करने के लिए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पर रीजनिंग की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। ठीक है, तर्क शक्ति रीजनिंग स्किल तो डेवलप्ड ही नहीं हो रहा है, और पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का यहाँ मीनिंग ही नहीं बनता है। ठीक है, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, लेसन तो वो क्लास में भी बैठ के करवा सकती हैं, है ना। और जब लेसन प्लान जैसे कहते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है तो कोई वो तो क्लास में भी कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो देख रही हैं कि जो क्लास में बच्चे हैं वो कैसे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि वाले बच्चे हैं, सबके अलग अलग दिमाग हैं। तो उनको अच्छे से कैसे समझाया जा सकता है, उसके लिए इन सारे उपकरणों का वो प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को वो क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल जो हम खेलते हैं। ठीक है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि गेम बी प्ले। ठीक है, ऐसे खेल जो हम खेलते हैं, अगर इस टाइप का कुछ भी बच्चों को सिखाया रहे हो, आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आप किस टाइप के टीचिंग टेक्निक का यूज करोगे। ठीक है, किस टाइप के टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खिलाना। ठीक है, पहला पॉइंट, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखना और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो बच्चे इसमें तो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। किस में, कि उनको आप टेलीविज़न पर दिखा दो कि क्रिकेट आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, और उस पर उनको कह दो प्रोजेक्ट बनाओ, नहीं करेंगे वो। ठीक है, बच्चों से आप क्या कहो कि जो भी इंडोर गेम होता है, आउटडोर गेम होता है, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करो और उसको याद करो। तो बच्चे ये भी करने में थोड़े से अभी छोटी क्लास के बच्चे हैं, है ना। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, ये तो आप दिखा सकते हो, उसमें क्या होगा, उनका इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होगी कि वो अपनी भागीदारिता अधिकतम दिखाएंगे
या नहीं दिखाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्लेग्राउंड पर ही ले जाना पड़ेगा और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना होगा, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स इनसे डिफरेंट डिफरेंट दिनों में खिलवाना होगा। तो इससे क्या होगा, इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की क्लास में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। रूपात्मक का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात किया है यहाँ पर, तो अब आप देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अब ये सारे आपको पॉइंट दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आकलन में, ठीक है, क्या समुचित कार्य नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, पड़ेगा प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उन्हें अवलोकन को दर्ज करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये भी करना होगा, और चिन्ह वाले आरेख बनाना, ये भी करना होगा। क्या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना जरूरी है। आकलन, यहाँ पर रूपात्मक आकलन की बात हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप इसमें जब नहीं पूछा है तो आप किस पर टिक करोगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है क्या, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों में किस तरीके का मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि कोई टीचर है, उनका नाम क्या है, शीतल। ठीक है, वो क्लास 4th के बच्चों को कहाँ पर लेके जा रही हैं, चिड़ियाघर लेके जा रही हैं, ताकि वो बच्चों को चिड़िया यानी कि जीव जंतुओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो वो किस टाइप की बच्चों के अंदर किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। पहला, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। ठीक है, यानी कि कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, एनिमल प्रोटेक्शन की। ठीक है, संरक्षण की, कि कैसे उनको कंजर्वेशन किया जाता है, कैसे उनको सेफ रखा जाता है। या दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव करने के लिए। ठीक है, कि वो अपना डेली टाइम टेबल रूटीन जो है वो चेंज करें। क्लास के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने के लिए। तो जब भी ईबीएस की बात आती है, हमेशा क्या होता है, बच्चों को जब आप लाइफ से उनको रिलेट करके समझाओगे, डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों से रिलेट करके समझाओगे, तो वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, यानी कि को रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसके लिए वो बच्चों को कहाँ पर लेके गई, चिड़ियाघर लेके गई, ताकि बच्चों को अच्छे से वो समझा सकें। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शालिनी है, एक टीचर हैं, किस क्लास की, क्लास 5th की। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं उन्हें। अब पोषण का मतलब किसकी बात हो गई, न्यूट्रिशंस की बात हो गई। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, न्यूट्रिशंस की, कि कौन से पोषक पदार्थ, कौन से न्यूट्रिशंस बच्चों को लेने चाहिए, किस इस पोषक पदार्थ से बॉडी पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं। तो वो किस तरीके से करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा नहीं रही कि उन्हें पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, क्या पढ़ा रही है वो, न्यूट्रिशंस पढ़ा रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। जी हाँ, ये हो सकता है, बट क्या बच्चे इन चीज़ों को रट सकते हैं, नहीं। ठीक है, अभी इनको होल्ड रखो। नेक्स्ट आप देखो, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। आई होप ये वाला ऑप्शन सबसे बेटर होगा, है ना, क्योंकि जब बच्चे टिफ़िन खोलेंगे तो सबके टिफ़िन बॉक्स में अलग अलग प्रकार के फूड होंगे, और जब डिफरेंट फूड होंगे तो उस चीज़ को वो कहते हैं ना, बच्चे विजुलाइज करके अच्छे से सीखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, फिर पोषण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब वो खाने को देखेंगे डिफरेंट फूड पर, जब उनकी टीचर उनसे डिस्कस करेगी, तब वो अच्छे से समझ पाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
देखो कुछ लोग यहाँ पर चार्ट पर भी करेंगे, लेकिन आपको क्या देखना होता है, मान लो आपने 50-50 लिया, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आंसर है, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ों की बात नहीं हो रही कि आपने उनको चार्ट दिखाया वो उन्हें याद हो गया, यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे हमेशा विजुलाइज करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर एक टीचर है, कौन, रश्मि, ठीक है, सॉरी रश्मि है। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करें, ठीक है। यानी कि ये जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, इनको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो क्या करना होगा, रश्मि को क्या करना चाहिए, कैसे इसको सीक्वेंस में लगाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न लिखना मीन्स राइट करना, ठीक है। दूसरा आप देखोगे रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ठीक है, या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रश्न लिखना, तो सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र बनाते समय आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप डिज़ाइन प्रिपेयर करते हो कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करना। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 किस में सही है, 2 में सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और आगे का भी देख लो कि क्या क्या चीज़ें सही सीक्वेंस करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाते टाइम। तो पहले क्या करना चाहिए, प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन तैयार करना। उसके बाद क्या करना होता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर क्या करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर प्रश्न लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या करेंगे, एडिट करके उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि संपादित कर देंगे। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा ये सीक्वेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हरप्रीत की, ठीक है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, ठीक है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, तो उनका सबसे बेहतर सुझाव कौन सा है, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग, ठीक है, कि आपको कहीं बाहर आना जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो रखना पड़ेगा, इमरजेंसी में ज़रूरी होता है ना। तो ये तो वो नहीं कह रही हैं कि आप अपने व्यक्तिगत अपनी पर्सनल कोई चीज़ ना रखें, है ना। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, तो जाना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण, तो आपके बाहर आने जाने से क्या बोलोगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, ठीक है। इंजन की जांच तो हो रही है, लेकिन इसमें पर्यावरण संरक्षण का क्या मतलब है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वाहन कम यूज होंगे, और जब कम गाड़ियाँ यूज होंगी तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कम होगा, और इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करना होता है, सार्वजनिक साधनों का यूज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि आपको अपना गाड़ी रखना चाहिए, घर भी बाहर आना जाना पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा, ठीक है। और व्यक्तिगत वाहन के इंजन की जांच तो करनी ही पड़ेगी, तो ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट बात आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका, ठीक है। मतलब जिज्ञासा जागृत करना, क्यूरियोसिटी करना, कि वो उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ठीक है। फिर आता है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोवाइड मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो ये यहाँ पर कोई उनमें जिज्ञासा वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप उनको होमवर्क दे दोगे कि बहुत सारा चीज़ें आप लिखो लिखो लिखो, तो भी इनमें क्या होगी, जिज्ञासा नहीं होएगी। और हमेशा अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करोगे तो भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, उनसे प्रोबिंग और इमेजिनेशन क्वेश्चन पूछो, तो इससे क्या होगा, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, है ना। इमेजिनेशन वाली बात आती है तो थिंकिंग पावर बढ़ती है, और उनमें क्या होता है, जिज्ञासा जागती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 महीने की बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है,
ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 1 महीने अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या एम हो सकता है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, ठीक है। बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, पहला चीज़ क्या कह रहा है, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है ताकि बच्चे इमेजिन कर सकें, ठीक है, और थिंकिंग स्किल उनकी डेवलप्ड हो सके किसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में कि जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं उनका मतलब क्या है हमारी लाइफ में, क्यों है, ठीक है, कितना यूज करना चाहिए कितना नहीं। तो वो उनका इमेजिनेशन और थिंकिंग पावर को डेवलप्ड करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 88 की। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है, सर्वेक्षण और लेखन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, सर्वे एंड राइट, मीन्स सर्वे करना और फिर लिखो। तो इसका मतलब क्या होता है किसी भी पर्यावरण अध्ययन की बुक में। तो पहला पॉइंट है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो जब भी सर्वेक्षण मीन्स आप खुद ही इनको सर्वे करो, सर्च करो, इन पर चीज़ों को देखो अच्छे से और उसके बाद लिखो। इसके बाद क्या कहा गया है कि आप ही खोजें और सीखें, ठीक है, सर्च एंड फिर उसके बाद लर्न, और करके सीखना ही क्या है, करके सीखना ही एक तरीके का पेडागॉजी है। बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं कि कोई भी चीज़ करके वो सीखते हैं खुद से, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को करके सीखने का अवसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 89। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वृक्ष संरक्षण की बात हो रही है। वृक्ष संरक्षण यानी कि ट्री कंजर्वेशन की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं, ठीक है। समझ आया आपको, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं, किसके बारे में, ताकि पेड़ पौधे को कंजर्व किया जा सके। तो उन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ठीक है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, या फिर शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कि संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों की संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का प्रयोग कर रही है। तो बोला है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी, यानी कि कम इफेक्टिव होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, जब बच्चों को एक एक पेड़ दिखाया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि इसकी केयरिंग करो, तो उनके प्रति उनका क्या होगा, अट्रैक्शन और प्यार बढ़ेगा। तो उनको समझ आएगा कि ट्री कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। अगर हम डिबेट करवाते हैं तब भी उनको समझ आएगा, चीज़ें समझ आएंगी, है ना। अगर हम पोस्टर संबंधी कार्य करवाते हैं तो भी उनको समझ आएगा इस कंपटीशन के थ्रू। लेकिन अगर आप उनको लकड़ियों के कटे भंडार दिखाओगे कि जहाँ पर कटी लकड़ियाँ रखी हैं, तो हाँ थोड़ा सा समझ आएगा, लेकिन क्या ये ज़्यादा प्रभावी होगा, नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा, तो घ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती हैं, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप
ये क्या है चैप्टर, यदि यह समाप्त हो जाए, कोई भी चीज़ है वो समाप्त हो जाए, इसके बारे में शीला क्या कर रही हैं, बच्चों को समझा रही हैं और उनके लेवल को देख रही हैं। तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न क्या है, ऑप्शन देखो, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो देखो यहाँ पर जब भी पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य वाली बात तो आएगी ही नहीं, ये ऑप्शन आप कभी मत करना, क्योंकि हमेशा जो भी एनसीईआरटी या जो भी अपना ये सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, ये बहुत अच्छे से डिस्कस करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और बच्चों को आप बच्चों पर कभी दोष नहीं दोगे, यही चीज़ पेडागोजी का है कि आप बच्चों को कभी दोष नहीं दोगे। ठीक है, पेडागोजी का पहला एम आपको ये याद रखना है, जिस ऑप्शन में बच्चों पर दोष दिया है उसको आप इनकरेक्ट ही कर दो। फिर बात आती है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, तो रोचक लग सकता था जब आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तभी तो बच्चों को लगेगा, है ना। और इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सही टेक्निक का प्रयोग करना होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसने सही टेक्निक का यूज ना किया हो। तो आप क्या ऑप्शन करोगे, ऑप्शन नंबर 1, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आज की ये पेडागोजी की क्लास बस इतनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पेडागोजी की क्लास करेंगे। आपका ये 10 वीडियोस 10 तक हो जाएगा, आई थिंक 10 में कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।